इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई और वीरेंद्र भाई की राम राम। वीरेंद्र भाई, जी धर्मवीर भाई, क्या हाल चाल है? धर्मवीर भाई बिल्कुल ठीक है। गर्मी बहुत पड़ रही है, आपने ही पता है। आज तो पढ़ना पूर्णा आप काफी कुछ लपेट के आ रहे थे, मना गर्मी से बचाव का पूरा इंतजाम कर रखा। हाँ, आप भी पढ़ना पूर्णा बांध लिए करो, कुछ नहीं दे। सही कह रहे हैं आप। अब आपकी देखा देखी करना पड़ेगा और बचना भी चाहिए, क्योंकि अरे एक बात और वीरेंद्र भाई जी, आजकल तो एक और काम खराब होने लग गया। क्या बोला? हमारे गांव तड़की खुल कर भागी। अच्छा है? हाँ। और बागी तो इब उसने टोमा कड़ा। मैं समझ गया आपकी बात। गाँव रुड़गी। हाँ। और फिर आप गाँव में पूछते फिर हमारी गाँव पूछते फिर एक गाँव पे हाथ धरिया परले पाने में, तो वो बोले हमारी गाँव है। ये हमारी गाँव है, बिल्कुल। और मैं कहूँ हमारी, वो को हमारी। अरिया कहीं नहीं पूछे कैसा रंग था, तो फिर आखिर बात पता क्यों हुई? तो उन्हें तो कान का बेरानी की ला रखा था। अच्छा। चिट सी ला रखी थी। बोला देख तेरी गांव का चिट लग रही थी। हमारी गांव का तो चिट नहीं लग रही थी। बोला देख या चिट टैग होगा वो। टैग था। हाँ, बोला भाई यो तो टैग ना, यो टैग इसी करके लगा रखा है भाई, इनू पता रहा अभी किसका डंगर है यो। अच्छा अच्छा, बस समझ गया मैं आपकी बात। फिर किसका पाया हो? पहले तो नहीं बताओ, थारे वाली पाई है कि नहीं पाई? पाया तो उसी का जिसने टैग लगा रखा था। बिल्कुल। फिर आपने भी सोचा भाई, आपके भी कान खड़े हुए भाई, ये तो टैग मन ने भी अपने डांगरा में लगवाना पड़ गया। पर इसके बारे में बताओ तो सही, कड़ा क्या करे इसका भाई? मैं तो इसी करके भाई चुपाड़ में भाई ने पूछेंगे। आप काफी कुछ तो उसी दिन पता कर लिया है जिस दिन आपकी गांव खोई थी, और आपने उस भाई का देखा टैग क्या जानकारी ली। और बाकी जो देखा जाए, जब टैग की बात आ जा है तो इसमें न्यू कह देंगे या पशुओं में जो है कान पे टैगिंग लगाना, या फिर इसके अलावा ये गणना में भी सहायक के पशु गणना क्या है क्या नहीं है। और खास करके जो पशुपालन उद्योग धंधा कर रहे हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाए, बहुत फायदेमंद है उनके लिए, क्योंकि हर पशु का हिसाब किताब रखना जो है ना, इस टैग के जरिए बहुत बढ़िया हो जाएगा और देख रेख उनकी अच्छे से हो सकेगी। मैं तो फिर डॉक्टर साहब से भी मिला, जो डांगर वाले अस्पताल में गया। जी हाँ। तो वो बताने लगे कि भी जो ये जो इसने ईयर टैगिंग का है, ईयर टैगिंग है, और पशुओं के लिए यो आधार कार्ड की तरह है। आधार कार्ड की तरह, जिस तरह हमारा तो आधार कार्ड बना नहीं। बिल्कुल, ये उनका आधार कार्ड ला लियो एक तरह से। हाँ, और कह रहे कि इसलिए सरकार की जितनी भी योजना का लाभ लेना है नी, तो लाभ लेने के लिए यो जो ना टैग सा पशुओं को लगवा लेना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है धर्मवीर भाई, क्योंकि पहले आपने देखा होगा जी, जिन पर कम डंगर थे या ज्यादा डंगर थे, या जिनके लगाव बहुत रखे गए थे, गाय के खास करके घर में बच्चे भी, महिलाएं भी या बुजुर्ग भी गाय के नाम रख लेते। अगर इस गांव का नाम क्या है, बेड़ी है, बछड़ी है, इसका नाम गंगा रख दो, इसका नाम जमुना रख दो, या कोई और नाम रख दिया, बड़द हो काला है, लाखा है, न्यू रख लेते। तो डांगर तो उसके बारे में फिर उन्होंने भी बताया कि जो तुमने मान लिया इसका बीमा कराना हो डांगर का, अच्छा, तो जीव लगी और टैग नहीं लगेगा नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर बीमा भी नहीं होना, भी नहीं होने, और बीमा करा ही लिया तो उसका फायदा नहीं मिलना। यह भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें धर्मवीर भाई सारी बात आ जाए, पशुओं का जो प्रजनन संबंधी रिकॉर्ड है वो भी रखना आसान हो जाए, उनकी बीमारियाँ का यो वो हर चीज़ की जानकारी उससे मिल सके। और आपने अब तो देखा होगा, अब तो आपने भी लगवा लिया होगा या लगवाओगे, क्योंकि जब पता लगा कि भाई न्यू फायदे हो रहे हैं इसके, तो उसका फ़ायदा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने आगे बताया वीरेंद्र भाई, ये जो है ना, जो मान लिया जैसे टीके लगे डांगरों का जी मुफ्त, हाँ ये बात
समझ गया मैं आपकी बात। वो लगा तो ये जो इनके कार्ड बन रहे होंगे नी, इन कार्ड के हिसाब से इनका हिसाब किताब ठीक रखा जा सके। अभी कौन से डांगर का टिक्का लग गया, कौन से का नहीं यानी लगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो टीकाकरण अभियान चला है ना, हाँ, उसमें भी इसको फायदा मिलेगा। खाली टीकाकरण ही नहीं जी हाँ, वो तो बहुत बात बता रहे थे। अच्छा, और क्या कुछ बताया? वो तो नो भी कर थे कि जो नस्ल सुधारने का कार्यक्रम है जो जी हाँ, सरकार का, या दूध का उत्पादन बढ़ाने का जो कार्यक्रम है, या पशुओं में जो मान लिया कीड़े मार दवाई देवे जब पेट में कीड़े हो जाए, जूना वगैरह हो जाए, कि भी उसका भी रिकॉर्ड रखा जा सकता है। हाँ छोटे जी, हाँ कटलू जी। बछड़ुओं का भी। हाँ 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 जी हाँ। तो ये तो वीरेंद्र भाई मैं तो सुनकर बड़ा चंबा आया इस बात का। भाई एक कान का है ये जो मतलब बींद सीधे में कान है, उसके तो बड़े फायदे हैं। आप तो नहीं सोच रहे थे कि फैशन चल रहा है पशुओं का भी, कभी कान में टैग ला दिया? मेरा महा के ला दिया है कान में, कोई मन करे हो उसका कोई चोट फेट लगी हो डांगर के, पर यो तो बड़ा काम का कारण है। ये तो एक तरह से उनका नंबर दे दिया, अगर भाई इस नंबर से जो है रिकॉर्ड सारा उस पशु का पता लग जाए, इसका मालिक कौन है, कौन से गांव में है, क्या है, यो गां है, भैंस है, बैल है, झोटा है, सब कुछ जानकारी उसे पा जाएगी। तो एक हिसाब से देखा जाओ ना वीरेंद्र भाई, जी हाँ, सरकार की ये पहल बड़ी काबिले तारीफ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, है कि नहीं धर्मवीर भाई? इसका एक और फायदा हो जाए जी, ये भी पता लग जाए कि एक अमुक गांव में, मान लो किसी भी गांव में, मिसाल के तौर पर थारी गांव में भाई कितने डांगर है, उन डांगरा में कितनी गायां, कितनी भैंसा, कितनी भेड़, कितनी बकरी है जी, या फिर उनमें भी जो आ जा है कि भाई वो कहते हैं कि भाई इनमें बछड़े कितने, बछड़ियाँ कितनी, कटड़े कितने, कटड़ियाँ कितनी, भैंसा कितनी, झोटे कितने, हर तरह का रिकॉर्ड जो उसके अंदर मिल जाएगा, उसके लिंग के अनुसार भी जो मिल रहा है। मतलब हम पशुपालक भाइयों से एक बात जरूर कहेंगे भाई, ये जो पशुओं की जो टैगिंग का काम है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल सही। अपने पशुओं के देखो लोन लेना हो चाहे ना लेना हो, लेकिन ये है कि भाई पशुओं की अगर हम टैगिंग करावेंगे तो इसका तो काफ़ी ज़्यादा फायदा है, बहुत ज़्यादा फायदा है धर्मवीर भाई। इसमें न्यू कहते हैं ईयर टैग से हमने जो है ट्रैक करके और उसका रिकॉर्ड जानकारी रखने में जो इमदाद मिला है, जिस तरह के उसका लिंग क्या है, उम्र क्या है, वजन क्या है, और जब एक गाय ने भैंस ने आखिरी बार बछड़ा दिया या बछड़ी दी, या कितने बछड़े दे लिए, कितने ब्यात पूरे कर लिए, कितनी बछड़ियाँ दे ली, तो ये सारी बातों का उसके अंदर पता लग जाए कि किस हिसाब से जानकारी रखनी है। और खासकर जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि भाई जो एक तरह से उनकी पशु गणना होगी जी, सारी के सारी, और वो जो है पशुपालन विभाग के पास जो है उसका सारा हिसाब किताब रिकॉर्ड जो है उसके पास रहेगा, और इससे जो एक नंबर दे रहे हैं वही नंबर जो है उसका पूरे का पूरा हिसाब लेकर चलेगा, और जो कि एक तरह से न्यू कह लो कि कंप्यूटरी में जो है जानकारी सारी के सारी उसमें बढ़ दी गई। और इसी तरह से जो बड़े बड़े डेयरी फार्म है धर्मवीर भाई, चलो 2, 4, 5, 10 का तो आदमी वो भी पछाण ले हो रहा, जहाँ 100 है, 200 है, नहीं होती पहचान, तो उसमें नहीं होती पहचान, तो उसमें उनका हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा, और वो फिर जो है सारे का सारा इस टैग के जरिए जो है वो पता लग सके है, और उससे जो है सही तरीके से इसकी जानकारी ले सके हैं। और नज़दीकी पशु चिकित्सालय जो हैं उनसे संपर्क करेंगे तो जाहिर है फिर वहाँ से जो है इसके बारे में पूरी जानकारी भी वो लेंगे। और जिस तरह आप कह रहे थे, आपने दिक्कत आई कि आपकी गांव खोई गई यार, लड़ाई झगड़े से भी बचेंगे, वो तो दूसरे वाले के कान पे टैग लग रहा था, उसने पहचान बता दी अपनी, और उसमें झगड़ा होया नहीं, और आप भी समझदार रहे कि भाई चलो इसने जानकारी है। समझदार नहीं, ये तो गांव खोना एक हिसाब से फायदे का काम हो गया। इतनी बात का पता तो चलिया, बिल्कुल आगे नहीं, बिल्कुल। और आगे से भाई फायदा उठावेंगे इस बात का, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईब धर्मवीर भाई वही बात कि भाई जब आप इतनी जानकारी दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि भाई राम का नाम ले लो कि भाई आगे से जो है सब न सद्बुद्धि मिले और सब जो है टैग लगावे। हो करो हरि के भजन मन मेरे, कट जल में मरण के फेरे, हो करो हरि का भजन मेरे, कट जल में मरण के फेरे।
आया है संसार में, गर्भ का इकरार भूल्या नारी के प्यार में, धर्म कर्म छोड़ बैठा विषयों के विकार में, धर्म कर्म छोड़ बैठा विषयों के विकार में, संग लागे 5 लुटेरे, कट जन्म मरण के फेरे, ओ करो हरि का भजन मन मेरे, जन्म मरण हरि को ना याद किया, दोस्त है अफसोस तूने जीवन ही बर्बाद किया, कैसे होगा माफ साध से फिसाद किया, कैसे होगा माफ साध से फिसाद, अवगुण कर लिए बतेरे, कट जन्म मरण के फेरे, हाँ करो हरि का भजन मन मेरे, कट जन्म मरण के फेरे, हाँ करो हरि का भजन मन मेरे, जन्म मरण सच को बताने लगा, चोरी जारी लूट माँ दिनों को सताने लगा, मांस व शराब अंडे अनखज खाने लगा, मांस व शराब अंडे अनखज खाने लगा, घने बदी के हो घने बदी के बीज बखेरे, कट जन्म मरण के फेरे, हाँ करो हरि का भजन मन मेरे, कट जन्म मरण के फेरे, बार बार कह रहा हूँ अब भी मेरी बात मान, छोड़ दे कुसंग भाई सत्संगत में लाले ध्यान, साधु राम काम तेरा गीता जी का मान ज्ञान, साधु राम काम तेरा गीता जी का मान ज्ञान, सुमरण करे हाँ सुमरण करे साँझ सवेरे, कट जन्म मरण के फेरे, हाँ करो हरि का भजन मन मेरे, कट जन्म मरण के फेरे, कट जन्म मरण के फेरे, कटा जन्म मरण के फेरे, हरि का भजन कर मेरे,
वाह जी वाह धर्मवीर भाई, बहुत बढ़िया भजन सुनवाया आपने। और ये आप जब कर रहे थे कार्यक्रम की शुरुआत में भी जिक्र हुआ था कि भी गर्मी बड़ी पड़ रही है जी, और अब भी आप देख रहे थे भाई कुछ ना कुछ देखा आगे का हिसाब किताब क्या रहेगा, कल ने भी इतनी की पड़ेगी जितनी काज थी, तो क्या कुछ पता लग गया? फिर पता नहीं लगा कि मौसम विभाग से जो जानकारी प्राप्त हुई ना वीरेंद्र भाई, जी हाँ, तो मौसम विभाग कह रहा है कि 14 से लेकर और 18 जून तक अच्छा मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील बना रहेगा, ऐसा अनुमान है। इस दौरान तापमान में गिरावट आने की संभावना है और हवा की गति अधिक रहने और बादलवाई रहने का भी अनुमान लगाया गया है। हवा की गति 20 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। 15 से 18 जून को अधिकतर स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना भी, यानी कुछ राहत मिलने की संभावना लगा है। ये आप देख लो। हाँ, इस हिसाब से तो ये लग रहा है, क्योंकि आपने तो 4-5 दिन का पूरा लेखा जोखा बता दिया धर्मवीर भाई। मौसम विभाग का मतलब ये अनुमान है। इसके अनुसार जो 4-5 दिन का हमने बताया वो न्यू कि किसान भाई किसी ने पानी देना, किसी ने स्प्रे करना, उसके हिसाब से बात भी सही है, किसी ने खेत संवारना, जी हाँ, किसी ने पलेवा करना अगली फसल की तैयारी के लिए, या कोई बाट देख रहा है कि भाई गांव गमीने जाना है, जे राम बरस गया पानी आप पिया जाएगा तो गेड़ा काढ़िया, हाँ यह भी बात हो जाएगी। तो भाई अपनी जो कृषि से संबंधित काम है किसान भाई उसी ढंग से व्यवस्थित कर लें। बिल्कुल ठीक करे। और धर्मवीर भाई ये तो आपने पूरे मौसम की कुछ दिन का जो है लेखा जोखा बताया। जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है, तो कल हमारा जो कार्यक्रम है, जैसा आप जाना है, कल क्या दिन बोला? मंगलवार। और इस दिन हमारा कार्यक्रम क्या रहा है? फोन इन। और कल के हमारे फोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा गर्मियों में दुधारू पशुओं की देखभाल, और विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर राजन चौधरी, राजकीय पशु चिकित्सालय पिपली के पशु चिकित्सक जी। और धर्मवीर भाई ये भाई इसके साथ साथ आप कह रहे थे कि भाई इसका तो सरकार ने जो है बहुत नए जो है वो मूल्य वृद्धि करी है, और जो समर्थन मूल्य में इजाफा हुआ है, और किसान भाई भी खुश हैं, और भी ज़्यादा खुश होंगे जिन्होंने नहीं सुना या नहीं पता लगा, तो वो भी तो कुछ बताने की बात कर रहे थे आप। उसमें तो नो है वीरेंद्र भाई कि कम से कम जो है ना 100 रुपये तो बढ़े ही यार एक जीनस में। अच्छा है, मोटी बात, मोटी सी कह रहे हैं। हाँ, उसका कहीं 90 भी होंगे और कहीं ज्यादा भी होंगे, कहीं 500 तो ऊपर भी टप रहे। अच्छा हाँ, तो जैसे धान है जी, तो धान में सामान्य में और ग्रेड ए वाली धान में 100 रुपये कुंटल का इजाफा है। 100 रुपये, यानी कि धान सामान्य लगा लें तो इस साल जैसा है 2040 रुपये प्रति क्विंटल। हाँ, जैसा मतलब रेट था, मान लिया ग्रेड ए में थोड़ा सा रेट तेज भी होगा, साल मेरे ख्याल में 1940 होगा, तो इस पर 2040 100 रुपये का फर्क पड़ गया, मतलब 100 का फर्क है जी हाँ। और ज्वार की बात करें तो 232 रुपये कुंटल का फर्क है अच्छा पिछले साल से। बाजरा की बात करें तो बाजरा में भी 100 रुपये की बढ़ोतरी है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल के तो जो बाजरे की आप बात कर रहे हैं उसमें भी 100 रुपये की बढ़ोतरी होगी जी। और आप ये देखो मूंग दलहन की बात करें तो जी हाँ 500 रुपये कम, 20 रुपये कम 500। अच्छा हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। आप कह ही रहे थे भाई 500 तक पहुंच रहे हैं रेट। 20 कम 500 की बढ़ोतरी, सही कह रहे हैं। उड़द में 300 की बढ़ोतरी, 300 की बढ़ोतरी होगी। और एक क्या हो रहा है अरहर कह दें, अरहर में 300 रुपये कुंटल की बढ़ोतरी। अब तो पूरे 300 से ऊपर ही चले गए भी। तिल सुन लो, हाँ जी हाँ 523 ये हो गया। इसीलिए आप कह रहे थे कि भाई 500 से ऊपर भी है। हाँ, 2 रुपये कम 550। हाँ 2 रुपये कम 550, बिल्कुल सही कहा मेरे भाई आपने। कसर तो नहीं ना, कोई कसर तो तनु है भाई। अपने अच्छी पैदावार किसान भाई लेवें, अच्छी पैदावार निकले, स्वस्थ पैदावार आवे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो किसान भाइयों का मुनाफा पक्का। और एक और है धर्मवीर भाई, ये जो इस समर्थन मूल्य को देखने के बाद जो है किसान भाइयों का विचार जो न्यू रहा है कि भाई दलहनी जो फसलें हैं या दूसरी फसलें, उनका जो है मूल्य जो है या रेट जो है धान वगैरह से कम रहा है, पर इस हिसाब में तो देख रहे हैं उनसे तो कहीं ज्यादा हो रहा है, तो इनकी तरफ भी प्रोत्साहन लगानी चाहिए। ऐसा ना वीरेंद्र भाई, बात इस तरह है। आप देखो गेहूं की रोटी बनाओगे तो किलो दाल चाहिए, चावल बनाओगे तो भी कुछ ना कुछ दाल चाहिए, दोनों का चाहिए। बिल्कुल तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो दलहन का जो पैदावार बताया जा रहा है कि भी अपने भारतवर्ष में कम है,
उसको बढ़ोतरी देने के लिए तो बढ़ोतरी तो किसान भाई देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो सरकार का काम था अच्छा मूल्य देना, तो उन्होंने तो पहले ही घोषित कर दिया अपना। अब लगाना काम है किसका? किसान भाइयों का। किसान भाइयों का। तो इसके बाद अब बात करें एक और हित के बात, जो कि किसान हित की बात है। वो आपने भी पता, आपके भी खेतों में लगातार कई दिन तक किराया चल रहा था। अच्छा है, और आप बता रहे थे कि इनका तो सीधी जीरी बोवेंगे। धर्मवीर भाई, मैं समझ गया आपकी सीधी बात। बिजाई करेंगे नुको आप कहना चाह रहे हैं कि जो धान की सीधी बिजाई में क्या कुछ बातों का ध्यान रखें, और खास करके बासमती धान की ज्वार है। वैसे तो धर्मवीर भाई आपने बिल्कुल सही पहचाना कि भाई जो धान है उसकी भी जो है सीधी बिजाई करी जा सके। कृषि वैज्ञानिकों ने बड़ा काम करे इस पर, और उसमें जो खोज खबर निकाली उसमें यही मिला कि भाई इसकी समय पे बिजाई करेंगे तो किसान भाई इससे भी फायदा पाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा कि सफलतापूर्वक इसको उगा सके हैं, जिसके कारण उसमें जो मजदूरों की कमी की कई बार अंदेशा आ जाए वो भी जो है पूरा हो जाएगा। और दूसरा जो आ जाए है ऊर्जा की भी बचत होएगी। आप नो नहीं बात बन दी। अच्छा, आप नो बताओ, आप खेत की तैयारी कर रहे? जी हाँ। किस तरह करनी चाहिए? हाँ, उसमें जहाँ तक खेत की तैयारी की बात है तो इसकी काश्त के लिए जो है पहली तो बात यह है हर तरह की जो मिट्टी है उसमें बासमती धान की सीधी बिजाई कर सकें। हालांकि ये देखा जाए है कि दरमियानी संरचना वाली जो भूमि है वो ज़्यादा बेहतर रहेगी जी, और खाद और पानी के जो सही इस्तेमाल और बीज के अच्छे जमाव के लिए जो है खेत को लेजर लैंड लेवलर, यानी कि जिसने आप जिक्र कर रहे थे कि कंप्यूटर करा, पहला तो यो जरूर लगवाओ। मतलब यो खेत में लग गया, खेत तैयार कर लिया, बस थड़ी भर का हो जाएगा खेत है। पानी एक सिरे में दो, सारे में एक बराबर जाएगा। इससे पानी की खपत जो है वह भी कम होगी। तो उसमें जाए पहली बात तो खेत में करो तैयार। बताओ खेत हो गया तैयार जी, तो बिजाई आजकल नु का मशीन भी कर दें। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो किस तरह इसके बारे में धर्मवीर भाई आपने बिल्कुल सही किया। इसमें बासमती धान की बिजाई के लिए जो है उल्टे टी प्रकार के फाड़े वाले और तिरछे प्लेट वाले 2 बक्से वाले बीज और उर्वरक वाली जो डीएसआर आजा है, डीएसआर मशीन कहते हैं इसने। अच्छा, हाँ, इसने बिना कद्दू करे जो है खेत में इस्तेमाल कर सके हैं। मतलब जमीन कद्दू करने की जरूरत नहीं। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा, सही। फिर बिना कद्दू तो नहीं करे, कद्दू नहीं करे। फिर किस तरह करें? फिर 72 खेत है। हाँ, 72 खेत है, प्लेवा कर लिया, मान ले 72 आ गया, फिर क्या करें? बस उस 72 खेत की 2-3 बार जुताई करके खेत ने तैयार कर लो। अच्छा, सुहागा लगा लो। अच्छा, और उसके तुरंत बाद जिस तरह ड्रिल करे गेहूं की करते हैं, इसी तरह धान की जो है 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पे बिजाई करें, ड्रिल कर दें, और फिर बाद में अड़का सुहागा लगा दो। अच्छा, और उसमें नमी बनी रहेगी जी, बीज और मिट्टी का संपर्क बने रहेगा। हाँ। नमी को बरकरार रखने के लिए जो है एक बात का थोड़ा सा ध्यान रख लियो। ओके, जिस तरह आजकल गर्मी चल रही है, दिन में दोपहर में या सवेरे में ना करें बिजाई। अच्छा, शाम के समय करें, सांझ के टाइम करें। ठंडा सा मौसम हो जाएगा, थोड़ी कुछ देर नमी रहेगी, बीज के संपर्क में आने का भी समय उसको मिल जाएगा रात भर, और सवेर तक वो जड़ना शुरू हो जाएगा। जी जी जी। इसका अच्छा, एक और बात बताओ वीरेंद्र भाई, तो कोई नू भी कम थे एक भी सूखे खेत में भी बिजाई करते हैं, वो किस तरह करे? उसमें 2-3 जुताइयां करके खेत तैयार करो, सुहागा लगाओ। अच्छा, प्लेवा करे नहीं आपने उसमें, और ड्रिल से 2-3 सेंटीमीटर गहराई पे बिजाई कर दें, और इसमें जो है उसके बाद ऊपर सुहागा जो है लगा लें तो बेहतर है। जो नहीं भी लगाया तो भी काम चल जाएगा। अच्छा, पर इसमें एक काम करना पड़ेगा कि जो पहला प्लेवा कराया था ना, ये भी इसमें बाद में हल्की सिंचाई जरूर करो, क्योंकि बीज ने तो नमी चाहिए। नमी में ही जामेगा, नमी में जामेगा। तो मतलब सूखे में बो भी दिया तो उसके तुरंत बाद हमने सिंचाई करनी पड़ेगी। ये भाई बात इसकी क्या बोला कि भाई बोवेंगे तो बोना वो भी तो चाहिए किस्म। अरे किस टाइम का क्या हिसाब किताब बना है भाई? ये टाइम कौन सा है, क्या हम बोस के ना बोस के, कौन सा टाइम उचित है, उसके बारे में भी तो बताओ ना। बिल्कुल सही कह रहे धर्मवीर भाई, बहुत बढ़िया समय चल रहा है। बासमती धान की जो किस्में हैं, जिस तरह त्रावड़ी बासमती है, पूसा बासमती 1 है, पूसा बासमती 11-21 है, और CSR 30 है, इनमें से कोई एक ले लें, बढ़िया चलेगी जी। और जमाव जो है मानसून आने से पहले हो जाए तो बेहतर है, और इसके लिए सीधी बिजाई जो है आजकल के दिनों में कर सके हैं, यानी 2-3 हफ्ते तक जो है पूरी कर लो। इसमें धर्मवीर भाई यो देखा जाए है, जिस तरह हम पहला पौध बोए ना जी, और फिर यूँ देखें भाई 25 दिन में, 20 दिन में, महीने में हमारी पौध तैयार होएगी, उसके बाद पड़गा लगावेंगे जी। इसमें हमने पौध का लालच नहीं करना, इस समय को भी हमने उसकी बिजाई में जोड़ना है।
अच्छा, जो न्यू कहोगे कि भी तो हमने पौध बोई नहीं, पौध तो हम पाड़ के लगाए करें थे 20 दिन के बाद, फिर बोएंगे सीधी बिजाई, फिर पछेत हो जाएगा। तो न्यू लगा लियो, जिन दिनों में पौध बोई जा है उन दिनों में ही सीधी जीरी सीधी खेत में जाओगी बस सीधी। वाह भाई वाह, उस तरह बो दे। अच्छा जावेगी तो सही, पर नू बताओ कि जैसे कृषि वैज्ञानिक बताओ कि बीज का उपचार करना चाहिए, इसका भी बीज का उपचार करना पड़ेगा धर्मवीर भाई, और किले में कितने बीज लेना चाहिए उसके बारे में बताओ। यह भी आपने बिल्कुल सही बात पूछी जी। और इसमें पहली बात तो यह है धर्मवीर भाई, बीज का उपचार तो हमने हर बीज का कर लेना चाहिए, चाहे कोई भी हो। हाँ, और बासमती धान में सीधी बिजाई के लिए जो बीज की मात्रा रहेगी वो 8 किलोग्राम प्रति किले के हिसाब से जी, और बीज उपचार के लिए 10 किलोग्राम बीज के लिए 10 ग्राम एमिसान या 10 ग्राम बावस्टीन, और उसके साथ 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या 2.5 ग्राम पोसामाइसिन ने 10 लीटर पानी में घोल बना के बीज ने 24 घंटे तक डुबो कर रखें। इसके बाद बीज ने 1-2 घंटे छाया में सुखा लें, जिससे कि फालतू नमी उड़ जा, और उसके बाद बीज को जो है मशीन में, यानी DSR जो हमारी मशीन है डायरेक्ट सीडिंग वाली, तो उसके में डाल के जो है इसकी बिजाई सीधी कर सके। मतलब बीज का उपचार करना और उपचार करके उसको मतलब 24 घंटे डुबो कर रखना जी हाँ, घोल में दवाई के, और फिर उसको छाँव में भी सुखाना, और छाँव में उसको ऐसा सुखाना कि उसके अंदर तो जो फालतू की नमी है वो निकल जाएगी। ये बात आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे। तो एक बात और बताओ वीरेंद्र भाई, कई बार ये दिक्कत आ जाए कि खरपतवार नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल हो जाए सीधी बिजाई में, इसके बारे में थोड़ी सी और बता दो चलते चलते। हाँ, यह आपने सही कहा धर्मवीर भाई, सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी है। देखो, खाद तो जो हम पहले डाल रहे थे वही भी डलेगा, और इसके साथ साथ जो आजा है तो उसमें हमने ये देखना है कि 7 से 15 दिन के बाद जो है मौसम के हिसाब से सिंचाई करना शुरू करें हल्की हल्की, और इसके साथ साथ सीधी बिजाई वाले धान में भूमि की नमी की कमी की वजह से जो है, जो दूसरे हम सीधा पौध लगावे थे उसकी अपेक्षा थोड़ा सा खरपतवार ज़्यादा रहे, जिस समय सामों का बरटा वगैरह आ जाए है, तो इनकी रोकथाम के लिए जो आ जाए 72 अवस्था में ही पेंडा मेथालिन जो स्टम्प 30% इसी का 1.3 प्रति 1 किले के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बना के सिंचाई के या बिजाई के तुरंत बाद जो है स्प्रे करते हैं। और सूखी अवस्था में भी ऑक्साडाइजेरिल जो आ जा टॉप स्टार 80% WP का 50 ग्राम प्रति किले के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बना के नमी मिट्टी में भी 3 दिन के बाद इसका छिड़काव कर दें, और फिर जो जरूरत पड़े 15 से 25 दिन के बाद भी ऐसा कराया जा सके। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। धर्मवीर भाई और वीरेंद्र भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।